स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन के अंतिम वीडियो को और इसके साथ आपकी यूनिट नंबर 5 अटेंशन लर्निंग एंड मेमोरी के सभी यूनिट वाइज पीवाईक्यूज समाप्त हो जाएंगे जून 2019 से जून 2025 तक। पहला सवाल देखते हैं यहाँ पर पहला सवाल क्या पूछा है और ये है आपका एक और पीवाईक्यू। राइट द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। ठीक है, तो ये सवाल क्या अगली बार आएगा, सबसे पहले ये नहीं आएगा। कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग कौन कौन से हो सकते हैं उनको आपको ध्यान रखना है। एनकोडिंग फेलियर, इंटरफेरेंस, रिट्रीवल फेलियर और डीके, हर एक जो है कारण है किस चीज का, आपके भूलने को लेकर। ठीक है, यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं, विस्मृति के कारणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अनुक्रम में व्यवस्थित करने बोल रहे हैं। कूटबद्धा में विफलता, हस्तक्षेप, पुनः प्राप्ति की विफलता और क्षय यहां पर किस प्रकार से होगा वो आपसे इस सवाल के अंदर पूछ रहे हैं। तो ये जिन्होंने ऑर्डर दिया है इसको सत्य मानते हुए आप इसको याद कर लें ऐसे का ऐसे। सबसे पहले क्या आएगा आपका एनकोडिंग फेलियर, प्रॉपरली आपने एनकोड नहीं किया जिस वजह से क्या होगे, आप भूलोगे। ठीक है, ये आपका आएगा, ये रहा आपका, ये रहा आपका। ठीक है, अगला कौन सा है, अगला आपको दिया यहां पर इसके सामने, वो है आपका क्या, वो है आपका डीके। डीके कहां मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है, ये रहा आपका सही आंसर। और कुछ मत करिए इसके अंदर, ये सवाल कभी नहीं आने वाला। ठीक है, ये जून 25 है और आप देखिए दिसंबर 25 हो, जून 25, 26 हो या कभी भी 27 हो, किसी भी सेशन में आपको देखिए इस प्रकार से अब ये सवाल के आने की संभावना कितनी है, 0.1% ओनली। ठीक है, ओके, अगला कौन सा है, इंटरफेरेंस है। आपको दो प्रकार के होते हैं मालूम है, रेट्रोएक्टिव और एक और होता है आपका कौन सा, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। और अंत में क्या बचता है आपका रिट्रीवल फेलियर, यानी कि आप जो है रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो, वहां पर आपकी जो पुनः प्राप्ति है उसमें विफल हो रहे हो। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, कूटबद्धता की विफलता, उसके बाद कौन सा आएगा आपका क्षय, फिर कौन सा आएगा हस्तक्षेप और फिर आएगी आपकी यहां पर पुनः प्राप्ति की विफलता। ठीक है, ये सवाल बहुत ही बेकार सवाल है, अब कभी नहीं आएगा, लेकिन ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है और ये सवाल आपको हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखें। द मून इल्यूजन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। यहां पर अगर आप देखिए इसको, आप देखिए दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो नॉलेज के आधार पर और एक कर सकते हो कहां पर आप पीवाईक्यू के आधार पर। कैसे बताते हैं आपको, अगर केवल आपने पीवाईक्यू लगाया हुआ है, मालूम है आपको दिमाग में कंसेप्ट सेट है भैया कि ये क्या चीज होती है, आप कभी भी यहां पर गलती नहीं करोगे। ठीक है, ओके, द मून इल्यूजन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय बोल रहे हैं यहां पर, यानी कि कुमुदक्रम मून इल्यूजन की सर्वोत्तम व्याख्या क्या होती है। ठीक है, रेखीय संदर्श से, वायुमंडलीय संदर्श परिप्रेक्ष्य से, आकार दूरी मापनी से या फिर रेटिना प्रदर्शन से, किसके अकॉर्डिंग आप जो है यहां पर ये काम करोगे। तो यहां पे सही आंसर कौन सा होने वाला है, उसके पहले आप याद करो कि आपको एमसी और बीसी के बारे में क्या बताया था। ठीक है, अगर वो आपको मालूम है, आपको मालूम है कहाँ से पढ़ा है आपने, ये भी पीवाईक्यू में किया है, ये भी पीवाईक्यू में किया है, ये भी पीवाईक्यू में किया है, लेकिन केवल और केवल आपकी साइज डिस्टेंस टेलिंग जो है ये किसके अंदर नहीं आती, ये आपकी इस एमसी और बीसी के अंदर यहाँ पर नहीं आती है। तो ऑब्वियस ही बात है, सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, साइज डिस्टेंस स्केलिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर देखिए द मून इल्यूजन कुछ इस प्रकार से दिखता है। जब देखिए जो आपका ये आकाश में चांद होता है तब कुछ छोटा लगता है। ठीक है, सीम्स स्मॉलर व्हेन अप इन द स्काई, ठीक उसी के हिसाब से जब ये होराइजन पे रहता है यहाँ पर, ठीक है, तो कैसा लगता है आपको, सीम्स बिगर। क्यों हो रहा है ये, साइज डिस्टेंस की वजह से। ठीक है, साइज डिस्टेंस देखिए यहाँ लिखा हुआ है, साइज डिस्टेंस जो स्केलिंग है उस वजह से आपको ये मून इल्यूजन देखने मिलता है। ठीक है, लीनियर पर्सपेक्टिव नहीं है, ये क्या होता है, दोनों रेखाएं हमको से पैरेलल है लेकिन कैसे लगती है, हमको सामने जुड़ती हुई दिखाई देती है। रेटिनल डिस्पैरिटी आपका एक बाइनोकुलर क्यू आ जाता है और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही है। ठीक है, इस इमेज को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज है आपकी लाइफ में ये मून इल्यूजन। ठीक है, ये जो भ्रम है, यहाँ पे देखिए चांद छोटा और यहाँ पे चांद बड़ा। अब ये चांद की बात नहीं है, यहाँ पर अगर आप सूरज की बात करोगे, ठीक है, सूरज भी आपका देखिए यहाँ पे आपको जो है छोटा दिखता है, देख तो पाते नहीं हो वैसे, लेकिन जब यहाँ पर देखिए छठ पूजा के वक्त या फिर शाम के समय, सनसेट के टाइम, यहाँ पर डॉन के समय आपको ये बड़ा दिखाई देता है। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस इल्यूजन। इसका पीछे वजह क्या है, वजह है आपकी यहाँ पर आकार दूरी मापनी। ठीक है, आकार दूरी मापनी की वजह से आपको ये इल्यूजन दिखाई पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, ये बताया है सीधा सीधा आपके कहां से उठ के आया है, दिसंबर वाले पेपर से उठ के आ गया है और ये आपका पीवाईक्यू रिपीट है। बोला था ना वीबर्स का लॉ याद कर लेना, बताया था ना आपको अर्नस्ट वीबर के बारे में, मकड़ी का जाल। ये देखो मकड़ी का जाल यहाँ फिर से फैला हुआ है। ठीक है, केवल आपको बताना है कि भैया अर्नस्ट वीबर ने क्या बोला हुआ है। ठीक है, क्या बोला है, सेंसेशन ग्रोज एज अ लॉगरिथमिक कंसर्न ऑफ स्टिमुलस, मिनिमम इंटेंसिटी की बात है, स्मॉलेस्ट की बात है, लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा है इस वाले के अंदर, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, यही तो देखा था हमने,
इज प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल स्टिमुलस, यानी किसकी बात हो रही है, छोटे से प्यारे से के की बात हो रही है। मकड़ी का जाला कांस्टेंट, ये भी आएगा कांस्टेंट। वीबर्स लॉ क्या बोलेगा, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल स्टिमुलस। बिल्कुल सही बात है, ए के साथ टू देखो आप दो जगह मैच कर रहा है, ठीक है। ओके, अब यहां पर देखिए आप फेशनर्स लॉ, चलिए आपको नहीं पता कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा इसके बारे में, लेकिन आगे के लिए क्या ध्यान रखना है, सेंसेशन ग्रोज एज अ लॉगरिथमिक कंसर्न ऑफ अ स्टिमुलस, ठीक है। ये जो फेशनर का लॉ है, कौन से लॉ फेशनर है आपके, गुस्टाव फेशनर 1801 में पैदा हुए, और इन्होंने जो है क्या था आपका, एंटीसीडेंट थे। ये देखिए यहां से आपके यूनिट नंबर 1 का भी प्रैक्टिस हो रही है। एंटीसीडेंट थे किसके लिए, आपके यहाँ पर साइको एनालिसिस के लिए। आप इसको यूनिट नंबर 1 के पीवाईक्यू में ऑलरेडी देख चुके हो ये नाम, ठीक है। गुस्टाव फेशनर का, उनकी ही बात हो रही है। वो क्या बोल रहे हैं, सेंसेशन जो है वो कैसे ग्रो करती है, संवेदना, एज अ लॉगरिथमिक कंसर्न ऑफ स्टिमुलस, यानी कि जो स्टिमुलस आप देख रहे हो उसके इंटेंसिटी के लॉगरिथमिक कंसर्न में आपकी ये डेवलप करती है। केवल आप ये ध्यान रखो लॉग की बात होगी यहाँ पर, ठीक है, लॉग की बात होगी। और JND इज प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल स्टिमुलस, ये बात होगी कहां पर आपकी, ये बात होगी आपकी इसके अंदर। अब यहां पर देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दो, इसको हमने दिसंबर वाले पेपर में भी ऑलरेडी किया हुआ है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और JND के बारे में, ठीक है। आपका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है, मिनिमम इंटेंसिटी नीडेड टू डिटेक्ट अ स्टिमुलस, और JND क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुलाई, ठीक है। इन्हें 50 यहाँ पे 50 यहाँ पे, कितना बीच में अंतर चाहिए हमको प्रूव करने के लिए, वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। और इसके आधार पर आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है ये यहाँ पर सही हो जाता है। इसको हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं इन सभी चीज़ों को, तो आप यहाँ ध्यान रखें। एक बार देखिए यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है आपसे, वेबर का नियम और फेशनर लॉ, ये आप ध्यान करो, बाकी तो यहाँ पे आपको सिमिलर दिया हुआ है। निरपेक्ष सीमा क्या होती है, निरपेक्ष सीमा है आपकी उद्दीपन के लिए संसूचन के लिए न्यूनतम तीव्रता अपेक्षित है, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आपका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड आएगा, और न्यूनतम बोधगम्य अंतर जो है वो आएगा, दो उद्दीपनों के बीच लघुतम संसूचनीय अंतर होता है, वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा आपके JND के अंदर, ठीक है। ओके, फेशनर लॉ क्या बोलता है, लॉग के बारे में बोलता है, लघु गणितीय चिंता के बारे में, कंसर्न को देखो चिंता लिखा हुआ है, वाह 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 वाह, ठीक है। और वेबर का नियम क्या है आपका, JND मूल उद्दीपन के अनुपात में होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करेगा यहाँ पर किसका लॉ, आपके अर्न्स्ट वीबर का लॉ, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर, घिसा पिटा सवाल। देखो कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू में आपने इसको 1000 बार लगा लिया है ऑलरेडी, साथ साथ में 19 से लेकर, ठीक है। लॉज ऑफ लर्निंग में इफेक्ट आएगा, एक्सरसाइज आएगा, रेडीनेस आएगा, ADE दिया हुआ है, आंसर ये करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपने भी एग्जाम में इस प्रकार से करना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तुरंत देखना है, प्रभाव का नियम, प्रमुखता का नियम यहाँ दिया है, प्रभाव का, अभ्यास का, तत्परता का। ADE कई बार देखा है हमने, किसने दिया हुआ है आपको, ये दिया है आपको EL थॉर्नडाइक ने, कितनी बार बता दिया आपको, ठीक है, थॉर्नडाइक ने, और 10 बार और बताएंगे, लेकिन आप गलत नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, ADE यहाँ पर सही आंसर। अब ये देखो ये किसके अंदर आता है, आपकी मेमोरी के अंदर आता है, ठीक है। रिकॉल करने की जो विधि है, रिसेंसी का और प्रेवेसी का, वो अलग लॉ है। अगली बार के लिए तैयार रहिएगा, सवाल आपको यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अगला सवाल। वंस कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स आर लर्नड दे कैन बी मेंटेन्ड यूजिंग डिफरेंट शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब यहां पर देखो, विच टाइप ऑफ शेड्यूल प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट। ये देखो आपके सामने एक और PYQ, जो आपको समय लेके बताया था पहले वीडियो के अंदर, वो देखो आपको बताया है ये हटाते हैं अभी, यहाँ पे आप आंसर मालूम पड़ जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट, याद करो वो एग्जाम्पल जहां आपको बताया था ईट के बारे में, ठीक है, लेबर लॉज के बारे में आपको जहां बताया था, उसी सवाल का जिक्र यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट कहां देखने मिलेगा, फिक्स्ड के अंदर, वेरिएबल के अंदर, इंटरवल के अंदर, या रेशियो के अंदर। आप बताओ कहां देखने मिलेगा आपको देखने मिलेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 2 यहां पर वेरिएबल के अंदर, ठीक है। वेरिएबल के अंदर भी कौन सा देखने मिलेगा, वो भी आपको मालूम है, VR, वही देखिए यहां लिख रहे थे VR के अंदर आपको देखने मिलेगा, वेरिएबल रेशियो के अंदर देखने मिलेगा, ठीक है। तो वेरिएबल स्केड्यूल जो है ये इंपॉर्टेंट है, वहां भी आपको बताया था ये कंसेप्ट, और यहां भी बता रहे हैं आपको, आगे फिर से आ सकता है। हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट कहां देखने मिलेगा, यानी सबसे अधिक ET हमको कहां उठाते हुए लेबर मिलेगी, हमको मिलेगी वेरिएबल रेशियो के साथ में, ठीक है। इंटरवल रेशियो देखो यहां से उन्होंने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया आपकी 2nd यूनिट, ठीक है, जहां पे आप पढ़ते हो इनके बारे में, लेवल्स ऑफ डेटा, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, वो देखिए लिंक कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 के साथ में, ठीक है। तो इसको आप यहां ध्यान रखो। यहां पे देखिए सवाल क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति का सम्मिश्र व्यवहार अधिगमित होता है, पुनर्बलन की विभिन्न अनुसूचियों के प्रयोग से इसे अनुरक्षित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अनुसूची से सर्वाधिक अनुक्रिया दर उत्पन्न होगी। आपकी परिवर्त्य अनुसूची जो है
हमेशा ऑलवेज परिवर्त के अंदर भी कौन सा परिवर्त अनुपात आपको जो है हमेशा ये मैक्सिमम अनुक्रिया दर उत्पन्न करके देती रहेगी हमेशा। ठीक है, तो इसको आप यहां ध्यान रखें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। विच मॉडल ऑफ अटेंशन, ये देखो फिर से एक और पीवाईक्यू, ये तो आपको देखते बन जाना चाहिए हमारे करने से पहले। इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोल रहे हैं, अवधान के किस मॉडल में सुझाया गया है कि शारीरिक अभिलक्षणिक गुणों के आधार पर सूचना का निस्यंदन होता है। ट्राइसमैन का अवधान, ब्रॉडबैंड का निस्यंदन, ड्यूइश एंड डॉयस का उत्तर चयन और कॉनमैन का क्षमता मॉडल यानी कि डेनियल कैनमैन का आपका यहाँ पर कैपेसिटी मॉडल। इसको छोड़ के आप सभी को पीवाईक्यू में देख चुके हो। ये रहा आपका सही आंसर, ब्रॉडबैंड का फिल्टर मॉडल। ठीक है, ये अटेंशन का मॉडल क्या बताता है आपको कि इंफॉर्मेशन जो सूचना है वो कैसे फिल्टर होती है आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। ठीक है, कौन बोलेगी यहाँ पर, ब्रॉडबैंड का फिल्टर मॉडल। और आपको ध्यान रखना है एक और नाम, वो किसका है, चेरी। चेरी क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर, अर्ली सिलेक्शन के बारे में। अर्ली सिलेक्शन थ्योरी जो है आपकी यहाँ पर निकल कर आएगी, वो भी आपको ध्यान रखना है। ब्रॉडबैंड यहाँ पे सही आंसर है, कहाँ से पढ़ना है आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। अगला देखिए, निमोनिक्स वर्क टू इंप्रूव मेमोरी बिकॉज, निमोनिक्स जो है आपके किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर स्मृति विज्ञान का प्रयोग स्मृति में सुधार के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, रटंत प्रक्रिया से स्वतः स्मृति बढ़ती है। ये दिया है, अगली बार ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये कभी नहीं आएगा, ध्यान रखो। यहाँ पे सही आंसर कौन सा है, फोर्थ वाला है, सक्रिय विन्यास और एकीकरण में स्मृति में सुधार होता है। आप निमोनिक का इस्तेमाल क्यों करते हो, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। निमोनिक कौन कौन से हैं, PCPAM याद हो जाएगा आपको, ये निमोनिक है। OAPLG ये निमोनिक है। SPCF ये निमोनिक है। JSPT ये निमोनिक है। और भी कई सारे निमोनिक है। इरविन ये निमोनिक है। ठीक है, और मैक्स मिन कौन ये भी क्या निमोनिक है। तो ये सब जो निमोनिक है ये इंप्रूव करते हैं हमारी मेमोरी को। क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन इंप्रूव्स मेमोरी। ठीक है, आपने क्या किया है, इसको बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया है, इंटीग्रेट किया है सूचना को, तो आपको ये हेल्प करता है लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट मूव करते हैं, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द मेमोरी प्रोसेस। कुछ करना है क्या इसके अंदर, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है दिमाग लगाना है। स्मृति प्रक्रम को अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। कूटबद्ध प्रत्यक्षण, भंडारण और पुनः प्राप्ति, ये मालूम है आपको, ESR आएगा। एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, कूटबद्ध भी होगा, ये भी होगा। ACD आपको मालूम है ऑर्डर में आएगा, ये रहा आपका ऑर्डर ACDB। अब केवल आपको ये चेक करना है भैया कि फर्स्ट सही होगा या फोर्थ सही होगा। ठीक है, और उसके लिए आपको मालूम है NT हमेशा यही चीज़ करता है, ये आपका पहले आएगा परसेप्शन। आपने किसी चीज़ को परसीव किया, उसके बाद ही ना उसको आप ऐड करोगे, मतलब याद करोगे, तो आपका यहाँ पर BACD ये सही आंसर होता है। ठीक है, परसेप्शन पहले आएगा, उसके बाद एनकोडिंग स्टार्ट होगी, फिर स्टोरिंग होगी और फिर रिट्रीवल होगा। ठीक है, आपका परसेप्शन आएगा पहले कि जीन पियाजे ने क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये परसेप्शन आया कि अगर मुझे कॉग्निटिव डेवलपमेंट याद करना है, संज्ञानात्मक विकास के चरण याद करना है, ये क्या बनेगा, पहले आपका परसेप्शन बनेगा। उसके बाद क्या करोगे, सेंसरी मोटर पढ़ोगे, फिर प्री ऑपरेशनल पढ़ोगे, फिर कॉन्क्रीट पढ़ोगे, फिर फॉर्मल पढ़ोगे यहाँ पर। ठीक है, यूनिट नंबर 9 की जब आप वीडियोस देखोगे तो आपको वहां पर करने मिलेगा। उसी के साथ साथ जब आपने इसको किया तो पहले क्या होगी, एनकोडिंग, इसको याद किया जाएगा। फिर क्या करोगे, इसको स्टोर करोगे कहीं ना कहीं अपने मेमोरी के अंदर, और फिर एग्जाम के अंदर क्या करोगे, इसको वहां से आप रिट्रीव करोगे। इसके मुताबिक आपका जो आंसर है फोर्थ यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर, और यहाँ पर केवल आपको एक चीज मैच करनी है जो कि बहुत ही सिंपल है। आप देखिए यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग, इतना आसान सवाल कैसे हो सकता है। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी हुई है आपको, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग में हर व्यक्ति मार्क करेगा इवान पावलोव, इसलिए देखिए आपको 2 जगह दिया हुआ है, फर्स्ट या सेकंड। अब केवल आपको चेक करना है यहाँ पर कि मैजिकल नंबर की बात किसने की है। एबिंगहाउस तो करेगा नहीं, गुथरी करेगा नहीं, कौन बचता है आपका यहाँ पर, ये मिलर बचता है। मिलर का मैजिकल नंबर जो बोलते हो आप यहाँ पर, ठीक है, सी के साथ बन जाएगा। ये रहा आपका आंसर। इतना आसान हो जाता है पेपर अगर आपने PYQs प्रॉपर्ली लगाए हैं तो। और इसके पहले आपने क्या देखा है, एबिंगहाउस का नॉनसेंस सिलेबल सवाल सॉल्व किया था कि मेमोरी जो है कैसे फॉरगेटिंग होती है। ठीक है, तो बी के साथ थर्ड यहाँ मैच कर जाएगा। अगली बार के लिए क्या ध्यान रखना है, एडविन गुथरी का नाम रखना है, किसके साथ में, लॉ ऑफ एक्विजिशन के साथ में। ठीक है, लॉ ऑफ एक्विजिशन किसके द्वारा दिया गया है आपको, यहाँ पर आपको दिया है एडविन गुथरी के द्वारा। ये आपका एक 2019 का जो PYQ बताया था, देखो 19 के बाद पहली बार आपको जो है 25 में यहाँ पर गुथरी का नाम आ रहा है। अच्छा, इसके पहले एक और आया था 24 में। बस ये 2 बार नाम आए हैं, लेकिन इनका रिलेवेंस जरूरी नहीं है। अगर आपने इनके बारे में नहीं भी पढ़ा है तो देखिए इन तीनों की जो बेसिक चीजें हैं इनको जानकर भी आपका सवाल निकल जा रहा है। ठीक है, और NTA आपसे यही डिमांड करता है, वो ये नहीं करता भैया सब कुछ पढ़ के आओ, वो ये चाहता है कि जो मैं पूछ रहा हूँ कम से कम उतना तो पढ़ के आओ। ठीक है, और जो मैं पूछ रहा हूँ वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो तो आप हमारी वीडियो देख रहे हो। श्रेणी अनुकूलन, निरर्थक शब्दखंड और जादुई संख्या, ये इसके साथ जाएगी, ये इसके साथ जाएगी, ये इसके साथ जाएगी,
और अधिग्रहण का नियम जो है आपका एडविन गुथरी के द्वारा यहाँ पर दिया हुआ है। अगली बार के लिए आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है एक बार फिर से, तो कैसे एनकोड करो, चलो एनकोड करते हैं इसको। यहाँ पर थॉर्नडाइक ने जो दिया है वो कौन कौन सा है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का, लॉ ऑफ इफेक्ट का और लॉ ऑफ रेडीनेस का। ठीक है, एक्सरसाइज, इफेक्ट और रेडीनेस, आपकी अभ्यास का नियम, आपकी प्रभाव का नियम और आपके तत्परता का नियम यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जनाब ने, ये जो गुथरी हैं आपके एडविन गुथरी, इन्होंने क्या दिया हुआ है, लॉ ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर दिया हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, आगे आपसे सवालों में गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। और यहाँ पर देखो फिर से, अजय अभी जो बताया था वो फिर से आ गया। देखो यहाँ पर थॉर्नडाइक के साथ मैच कर दो, ए के साथ थर्ड, निकल गया आंसर। कुछ करना ही नहीं है आपको, एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाओगे आप, लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। खुद बोल रहे हैं भैया हमको मार्क करके जाओ। देखो 2 नंबर फ्री का, आप कैसे छोड़ के आ सकते हो इस सवाल को। E.L. थॉर्नडाइक ने आपको दिया है प्रभाव का नियम। ठीक है, अब बंडूरा किसको बोलेंगे, बंडूरा बोलेंगे परीक्षण का नियम। डी के साथ 1 देखो एक ही जगह मैच कर रहा है, आंसर आपको निकल जाएगा। बस आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, B.F. स्किनर किसकी बात करेंगे, शेपिंग की बात करेंगे यहाँ पर। और I.V. पावलोव किसकी बात करेंगे, वो बात करेंगे एक्सटिंक्शन। ये देखो PYQ में देखा था ना हमने एक्सटिंक्शन के बारे में। ठीक है, कि एक्सटिंक्शन के दौरान क्या होगा, आपका जो CR है क्या होता है, ये रिड्यूस होता है, ध्यान रखना है इसको। कंडीशन रिस्पॉन्स जो है रिड्यूस होगा। वो लाइटनिंग का एग्जांपल याद है ना आपको, अगर बार बार पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा, आपको भी बिजली चमकने पे कोई भी आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे, अपना छाता वगैरह नहीं खोलोगे। यहाँ पे आंसर होता है सही आपका ऑप्शन नंबर 2। हम मूव करते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। ठीक है, आप देखो कितना कम टाइम लगा आपको इस वाले सेशन के अंदर। क्यों, क्योंकि आपने सारी मेहनत इसके पहले के PYQs में ऑलरेडी कर ली है, इसलिए केवल यहाँ सवाल देखना है, मार्क करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। अधिगम के कौन कौन से प्रकार हैं वो आपको पूछा है। अब देखो क्लासिकल कंडीशनिंग आएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग आएगा और ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो जहां पर ABC है वो ऑप्शंस खोले हैं, A है, B है, C नहीं है तो ये हट जाएगा, C है, B है, A नहीं है ये हट जाएगा, ABC यहाँ पर है। ठीक है, ये खुला हुआ है और ABC यहाँ पर भी है, ये खुला हुआ है। ठीक है, अब समस्या बचती है जेनेटिक इनहेरिटेंस के बीच में और हैबिचुएशन के बीच में। ठीक है, हैबिचुएशन और जेनेटिक इनहेरिटेंस में देखो, ये जो आप आनुवांशिक रूप से प्राप्त कर रहे हो, केवल दिमाग लगाओ यहाँ पर। ठीक है, ये लर्निंग कैसे हो सकती है। ठीक है, जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है आपका यहाँ पर है, ये लर्निंग कैसे हो सकती है। ठीक है, ये लर्निंग नहीं होगी आपकी, लेकिन हाँ ई होगा आपका हैबिचुएशन, ये आपका सही आंसर होता है। ठीक है, ACBE ओनली, ये क्या होता है आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें, ACBE यहाँ पर सही आंसर होगा। हैबिचुएशन जो है ये किसके अंदर आएगा आपकी, ये आपकी लर्निंग के अंदर आएगा, बिल्कुल ही सही ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, आदत निर्माण और श्रेणी अनुकूलन, प्रकारात्मक अनुकूलन, प्रेक्षणात्मक, ABC तो आएगा गारंटीड, मालूम है आपको। लेकिन देखिए अनुवांशिक वंशागति ये कैसे हो सकती है ना, अनुवांशिक वंशागति ये आपकी बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्या, ये आपकी बिल्कुल भी नहीं हो सकती यहाँ पर लर्निंग का फॉर्म। कौन सा होगा आपका, आदत निर्माण आपका यहाँ पर फॉर्म होगा। और यहाँ पर देखिए अगर आपके पास ये वाले नोट्स हैं तो यहाँ पर देखिए हैबिचुएशन क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ द ब्रेन टू स्टॉप अटेंडिंग टू कॉन्स्टेंट अनचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। ऐसी सूचना जो चेंज नहीं हो रही है उसके लिए क्या करता है आपका ब्रेन जो है, अटेंड करना स्टॉप कर देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि हाँ भाई एक प्रकार की लर्निंग मेरी यहाँ पर भी हो चुकी है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट अनचेंजिंग इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करता है ब्रेन स्टॉप कर देता है वहां पर अटेंड करना। ओके, इसी वजह से आपका ये लर्निंग का एक फॉर्म होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग और हैबिचुएशन। ठीक है, यानी कि अगर देखिए आपका पंखा चल रहा है, आपको पंखे का साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही पंखा बंद होता है लाइट जाने की वजह से आपको एकदम क्या समझ में आता है, सन्नाटा। तो आपने क्या कर लिया था, आपके ब्रेन ने उस समय तक के लिए एक लर्निंग ले ली थी कि यहाँ पर अनकॉन्स्टेंट या फिर कॉन्स्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है यह बनी हुई है, यहाँ पर कोई भी चेंजिंग इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिख रही है। इसी वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, आपको यहाँ पर हैबिचुएशन हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए हम मूव करते हैं। आपका यहाँ पर दिया हुआ है ये पैराग्राफ, जून 2025 के अंदर ये पैराग्राफ आपको आया था। ठीक है, तो चलिए एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आयशा नाम की एक लड़की, अ 30-year-old प्रोजेक्ट मैनेजर, वर्क्स इन अ हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट, बहुत ही स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में काम करती है। वेयर शी मेक्स डजन्स ऑफ डिसीजंस डेली, रोज फैसले लेती है कि आज ये जाएगा, वो जाएगा, ये नहीं जाएगा। ठीक है, बाय लेट आफ्टरनून, दोपहर के बाद, शी ऑफन फील्स मेंटली एग्जॉस्टेड, थका हुआ उसको लगता है मानसिक तौर पर, एंड स्टार्ट्स मेकिंग इम्पल्सिव चॉइसेस, और जो है वो क्या करती है, ब्लिंकिट, जेप्टो से कुछ खाना पीना ऑर्डर करती है, इम्पल्सिव चॉइसेस जो नहीं करना वो भी, और डिलेइंग डिसीजंस ऑल टुगेदर, या फिर जो है
क्या करेगी, खाना ये नहीं खाएगी, ये सब भी आगे हो सकता है। देखिए आगे आओ, शी बिगेन स्किपिंग हर मील्स, खाना छोड़ दिया उसने, नेग्लेक्टिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी नहीं करती है, काम 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 बिना आराम, एंड फाउंड इट हार्डर टू कॉन्सेंट्रेट इन टास्क, टास्क वगैरह में जो है प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है। आयशा सुपरवाइजर कितने अच्छे थे वो, सजेस्टेड हर टू मीट एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, क्या बोलती है वो कि आप जाके जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट से जाके मिलो, वो आपको कुछ ज्ञान देगा। थ्रू कंसल्टेशन, अब कंसल्टेशन होती है वहां पर, आयशा लर्न दैट शी वॉज एक्सपीरियंसिंग डिसीजन फटीग, क्या होता है यहाँ पर, डिसीजन फटीग जो है वो फेस कर रही थी। आ कंडीशन, अभी बताया भी हुआ है कि डिसीजन फटीग क्या होता है, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी कंडीशन वेयर कॉग्निटिव रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड, दिमाग काम करना बंद कर देगा आफ्टर टू मैनी चॉइसेस, यानी कि आप ये सोच रहे हो कि मैं ये ड्रेस पहनूं, ये ड्रेस पहनूं, ये ड्रेस पहनूं, ये ड्रेस पहनूं, ये ड्रेस, इसके साथ ये मैचिंग, इसके साथ ये मैचिंग, और अंत में क्या होता है, आप जो है जूता चप्पल लोअर में बाहर निकल जाते हो। ठीक है, क्यों, कॉग्निटिव रिसोर्सेज जो है डिप्लीट हो जाते हैं आफ्टर टू मैनी चॉइसेस। इसको आप क्या बोलोगे, डिसीजन फटीग। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको काम पे लगाना है, इसको काम पे लगाना है, किसको लगाऊं, किसको कहाँ मैनेज करूं। ठीक है, 30 साल की यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर है वो, तो उसके ध्यान में रखते हुए यहाँ बात करेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है डिसीजन फटीग, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है और इसके बेस पे आगे आपको सवाल आएगा। ओके, द साइकोलॉजिस्ट हेल्प्ड हर अप्लाई टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, ये करने बोला कि अपना टाइम मैनेज करो, समय पे खाओ, समय पे पियो पानी, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, अपना ध्यान रखो, एंड यूज चंकिंग, चंकिंग टू रिड्यूस मेंटल लोड, क्या करना है, चंकिंग करना है कामों को लेकर, मेंटल लोड को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, शी ऑल्सो बिगेन प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस मेडिटेशन, यूनिट नंबर 7 में पढ़ोगे आप इसको आप, टू रिस्टोर हर फोकस। ठीक है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने का उसने स्टार्ट किया। ठीक है, आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीनों बाद, आयशा रिपोर्टेड इंप्रूव्ड मेंटल क्लैरिटी, उसको जो है मालूम है उसको क्या करना है जीवन में, मेंटल क्लैरिटी आ चुकी है, जैसे आपको आ चुकी है इतने सारे पीवाईक्यू वीडियो देखकर कि कहाँ फोकस करना है, कहाँ नहीं करना है। ठीक है, उसी के साथ देखो आप जो है बेटर डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हो, प्रॉपर फैसला ले पा रहे हो कि हाँ ये पढ़ना है, ये पढ़ूंगी, ये पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ूंगी, ये नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, एंड लेस स्ट्रेस, आपको देखिए स्ट्रेस भी कम होता है, आपको मालूम है हाँ ये आएगा तो मुझे बन जाएगा और ये आने की संभावना बहुत कम है। अब यहाँ देखो, एज एडवाइज्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट चंकिंग स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन, चंकिंग किस चीज़ में मदद करती है वो आपसे यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या किया उसने, टू रिड्यूस मेंटल लोड, क्या लिखा हुआ है, मेंटल लोड को रिड्यूस करने के लिए। एज एडवाइज्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट चंकिंग स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन एनकरेजिंग मल्टीटास्किंग, इंप्रूविंग अटेंशन, ब्रेकिंग टास्क इनटू मैनेजेबल पार्ट, या फिर ब्रेकिंग टाइम इनटू पार्ट्स टू अचीव सक्सेस। यहां पर देखिए सवाल, मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार प्रभाजन कार्यनीति सहायक है। चंकिंग किसके लिए मदद करेगा, बहु कार्य निष्पादन के प्रोत्साहन में, मल्टीटास्किंग के लिए, अवधान में सुधार करने के लिए, या फिर कार्य को अलग अलग प्रबंधन योग्य खंडों में विभक्त करने के लिए, या फिर सफलता प्राप्ति के लिए समय को कई खंडों में विभक्त करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो चंकिंग बताई गई है किसके लिए बताई गई है, अब देखो एनकरेजिंग मल्टीटास्किंग, देखो मल्टीटास्किंग तो वो कर ही रही है बहुत सारी, ये तो उसको नहीं करना है। ठीक है, अटेंशन इंप्रूव करने के लिए ये भी नहीं है। अब बचते हैं आपके सामने दो ऑप्शन, ब्रेकिंग टास्क इनटू मैनेजेबल पार्ट्स ये वाला, या फिर ब्रेकिंग टाइम इनटू पार्ट्स टू अचीव सक्सेस, कि आप टाइम बांट लो उसके लिए कर लो। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मेंटल लोड रिड्यूस हो रहा है। कैसे रिड्यूस होगा, जब आपको 10 काम क्या करोगे आप, 2 काम ये करना है, 2 काम ऐसे करना है, 2 काम ऐसे करना है, इस प्रकार से करोगे। उसके मुताबिक सही आंसर कौन सा होता है आपका, ऑप्शन नंबर 3, ब्रेकिंग टास्क इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। ठीक है, ये जो है यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि आपको जो टास्क है उसको कैसे करना है, मैनेजेबल पार्ट्स के अंदर आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, ये सवाल है, क्या ये आएगा, नहीं ये नहीं आएगा पैराग्राफ सेम टू सेम, लेकिन जो बातें आप सुन रहे हैं वो आपको डेफिनेटली काम आएंगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस मेडिटेशन बाय आयशा हेल्प्ड हर टू इंप्रूव। अब क्या बोल रहे हैं, आयशा द्वारा मनोयोगी ध्यान, है ना, माइंडफुलनेस मेडिटेशन की बात हो रही है। यूनिट नंबर 7 के वीडियोस में करेंगे इसको हम, कि अभ्यास से उसे निम्नलिखित में से किस में सुधार लाने में सहायता मिली। ठीक है, अगर आप मेडिटेट करोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोड़ो यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप मेडिटेट करोगे तो आपको किस में फायदा मिलेगा, प्रेरक समन्वय में, फोकस और भावनात्मक विनिमय के अंदर, LTM दीर्घकालिक स्मृति के अंदर, या फिर क्रिएटिविटी के अंदर। आप जो है इसको कॉमन सेंस के आधार पर भी काम कर सकते हो बड़े आराम से। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस मेडिटेशन बाय आयशा किस में मदद करेगा, वो मोटर कोऑर्डिनेशन में करेगा क्या, नहीं करेगा। फोकस एंड इमोशनल रेगुलेशन, यस, आप मेडिटेट करो, आपके हाथ पांव बराबर चले ना चले, आपका दिमाग जो है कहाँ आएगा, फोकस में आएगा। इमोशनल रेगुलेशन आपका जो है प्रॉपरली काम करेगा। ठीक है, LTM से कोई मतलब नहीं है और क्रिएटिविटी से भी यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो यहाँ पर बोल रहा है, आयशाज चेंजेस इन वर्क बिहेवियर फॉलोइंग न्यू स्ट्रेटेजीज रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग।
नई कार्यनीति को अंगीकार करने के पश्चात आयशा के कार्य व्यवहार में हुए परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रारूप को निरूपित करते हैं? ठीक है, श्रेण्य अनुकूलन, प्रतिनिधिक अनुकूलन, प्रयत्न त्रुटि अधिगम या फिर संज्ञानात्मक अधिगम। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा उसका, उसने अपने दिमाग को सेटअप कर लिया प्रॉपरली, इसलिए क्या होगा यहाँ पर संज्ञानात्मक अधिगम यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, कॉग्निटिव लर्निंग जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कॉग्निटिव लर्निंग यानी क्या किया, उस समझा चीज़ों को, अच्छा ऐसे करना है वैसे करना है, वो साइकोलॉजिस्ट से मिली और इस प्रकार से उसने जीवन में कार्य किया। देखो ना तो कोई कंडीशनिंग हुई उसके साथ यहाँ पर, ना उसको कुछ यहाँ पर ट्रायल एंड एरर किया उसने, और ना ही यहाँ पर उसने कुछ देखकर सीखा। ठीक है, विकेरियस लर्निंग किसके लिए आई आपकी, देखकर सीखने के लिए, तो वो तो खुद ही कर रही थी, सब कुछ उसने खुद समझा। तो यहाँ पर कॉग्निटिव लर्निंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, अगला देखिए, आयशाज डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग इज मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू इश्यूज विथ। ठीक है, वो जो है यहाँ पर क्यों कर पा रही थी काम प्रॉपरली नहीं, उसके पीछे वजह क्या थी? आयशा को एकाग्रता बरतने में आने वाली कठिनाई अति प्रत्यक्षतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की समस्या से संबंधित होती है? ठीक है, संज्ञानात्मक बोझ, अप्रत्यक्ष स्मृति, रूढ़िबद्ध खतरा या फिर प्रकारात्मक व्यवहार। तो सिंपल सी बात है, उसको सीएल बहुत ज्यादा था, ये लीव की बात नहीं हो रही है, संज्ञानात्मक बोझ की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, यानी कि वहां पर किसकी बात हो रही है, कॉग्निटिव लोड की बात हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो आयशाज डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग इज मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू विद द कॉग्निटिव लोड, यहाँ पर ये आंसर होगा। ठीक है, इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, ये होती है आपकी प्रोसीजरल मेमोरी, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये आपकी यूनिट नंबर 8 का टॉपिक है और ये यहाँ पर भी ऑपरेंट बिहेवियर से भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एंड यूज चंकिंग टू रिड्यूस मेंटल लोड। मेंटल लोड, कॉग्निटिव लोड यहाँ पर लगभग ऑन द सेम लाइंस वहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि उसके क्या है, कॉग्निटिव रिसोर्स जो है क्या हो रहे थे, डिप्लीट हो रहे थे और वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही थी। ठीक है, ओके, इसके बाद हम चलते हैं आपका लास्ट सवाल की ओर। लास्ट सवाल क्या है आपका, स्किपिंग मील्स एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज बाय आयशा कॉन्ट्रीब्यूटेड टू। यहां पर देखें, आयशा द्वारा भोजन का परित्याग और व्यायाम नहीं करने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? विस्थापन, शासित, संज्ञानात्मक प्रदर्शन, लक्षण दुश्चिंता या फिर आत्म साक्षात्कार। ठीक है, ये कैसा ऑप्शन है बताइए, सेल्फ इंटरव्यू क्या है ये, लक्षण दुश्चिंता, विस्थापन, क्या हो रहा है यहाँ पर? ठीक है, आयशा ने क्या किया, भोजन का परित्याग किया, स्किपिंग मील्स और व्यायाम जो वो नहीं कर रही थी। ठीक है, स्किपिंग मील्स एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज बाय आयशा, जो कर रही थी वो प्रॉपर नहीं, वो किस भी वजह से हो रहा था, वो कंट्रीब्यूट टू, किस में कंट्रीब्यूट किया? ठीक है, खाना नहीं खाना प्रॉपरली टाइम पर और एक्सरसाइज नहीं करने से क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं, डिस्प्लेसमेंट की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, विभाजन बोल रहे हैं, सॉरी, ये जो आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है, विस्थापन, उसकी बात नहीं है। ट्रेट एंग्जाइटी यहाँ पे कोई ऐसी नहीं है, और ना ही यहाँ पर, अच्छा साक्षात्कार नहीं, यहाँ पर क्या है ये, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये तो भैया कहाँ से आ गया है, यूनिट नंबर 7 का टॉपिक आपका यहाँ पर मोटिवेशन वगैरह में चलेगा, यहाँ कैसे आ गया? ये भी आपका 7+9 का टॉपिक यहाँ कैसे आ गया? ये भी आपका 7+9 का टॉपिक यहाँ कैसे आ गया? बचता है आपके सामने जो ऑप्शन, वो क्या रहेगा आपका आंसर, रिड्यूस्ड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। ठीक है, आप भी देखो, खाना मत खाओ, एक्सरसाइज मत करो, आप भी देखिए, आपकी भी जो यहाँ पर संज्ञानात्मक निष्पादन की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर कम हो जाएगी। और इसीलिए जो है यहाँ पर आपका आंसर क्या है, शासित संज्ञानात्मक प्रदर्शन, रिड्यूस्ड, शासित बोल रहे हैं, रिड्यूस को कम नहीं बोल पा रहे हैं, सीधा सीधा शासित संज्ञानात्मक प्रदर्शन जो है यहाँ पर हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ हमने जो है फिनिश किया यहाँ पर आपका ये वाला सेशन जो था आपका जून 2025 का, और यहाँ पर आपकी जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीटली यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपकी यूनिट नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम आपकी यूनिट नंबर 6 और देखेंगे आगे आपके इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी से कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, कैसे कैसे सवाल बन रहे हैं और कैसे कैसे आपको उनको इंप्लीमेंट करना है। जिस प्रकार से आपने पूरी सीरीज एंजॉय करी, आगे के भी जो यूनिट्स आ रही हैं उनको देखें प्रॉपरली, और प्रॉपरली जो है वहाँ पर प्रैक्टिस करें उन सभी पेपर्स की। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर फिनिश किया हमने जून 19 से लेके जून 25। अगले वीडियो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप भी इसी प्रकार से सभी PYQ सॉल्व करना चाहते हैं, इसी प्रकार के वीडियोस हमारे साथ जून 19 से लेके 25 तक, या जिस भी सेशन में आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ तक की अपडेटेड वन के लिए, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं गोल्ड PYQ प्रोग्राम के लिए, ताकि आप भी इसी प्रकार के PYQ वीडियोस देखें, प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें, आपको मालूम रहे कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या नहीं पढ़ना है, और फटाफट से एग्जाम क्लियर करें। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप करें, डिटेल्स ले लें वहाँ पे। मंथली प्रोग्राम चाहिए आपको, 6 मंथ का चाहिए, 12 मंथ का चाहिए, जो भी आपको चाहिए एज पर योर नीड सुटेबिलिटी। 6 और 12 का लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, इसको आप ध्यान रखें। व्हाट्सएप करिए इस नंबर के ऊपर, जानकारी लीजिए और फटाफट से ज्वाइन करिए तुरंत के तुरंत।